क्वेश्चन है, तीन धातुएं ए, बी और सी को आयतन के अनुसार 3:4:7 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। यानी कि एक मिश्र धातु बनानी है और वो मिश्र धातु किस किस धातुओं से बनेगी? मिश्र धातु जो बनेगी वो धातु ए, धातु बी और धातु सी से बनेगी। और किस आयतन में इनको मिलाया जा रहा है? 3:4:7 के अनुपात में मिलाया जा रहा है और मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है। फिर आगे कहा गया है कि जो धातु ए बी सी हम मिला रहे हैं वह धातु जो ए बी सी है वे उनका समान आयतन ले ले और समान आयतन में हम देखें कि बाहर का अनुपात क्या होगा। तो बाहर का अनुपात उनका कितना है? 5:2:6 है। और प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि जो मिश्र धातु कितनी है? ये 130 किलोग्राम है। यानी कि जो हम धातु ए, धातु बी और धातु सी को मिलाएंगे तो कुल मिलाकर जो मिश्र धातु बनेगी उसका वजन कितना है? 130 किलोग्राम है। और प्रश्न में यह पूछा गया है कि जो यहाँ पर हम ए धातु लेंगे उसका भार कितना होगा 130 किलोग्राम में से। इतना आपको समझना है। तो आपको तो ये समझ में आया है कि प्रश्न में हमें ये ज्ञात करना है कि जो ये तीन धातुओं से हम मिश्र धातु बनाएंगे वो मिश्र धातु 130 किलोग्राम की है। 130 किलोग्राम में से जो ये ए धातु है उसका भार कितना है ये तो हमें ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ है वो ये है कि यहाँ पर ये आयतन का अनुपात दिया हुआ है 3:4:7 और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो समान आयतन हम लेंगे तो समान आयतन में भार का अनुपात जो होगा वो 5:2:6 होगा। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि ये आयतन का अनुपात है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि समान आयतन के भारों का अनुपात, ये जो अनुपात दिया हुआ है ये वास्तव में दिया किसका हुआ है? तो आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा घनत्व का। क्या आपको घनत्व का फॉर्मूला पता है? घनत्व बराबर होता है, क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्रश्न में कहा गया है कि समान आयतन के भारों का अनुपात, तो आयतन अगर समान है तो फिर ये घनत्व किस पर निर्भर करेगा? घनत्व जो निर्भर करेगा यानी कि जो समानुपाती हो जाएगा वो किसके हो जाएगा? द्रव्यमान के हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न में दिया हुआ है कि समान आयतन के भारों का अनुपात, तो ये जो भारों का अनुपात दिया हुआ है लेकिन आयतन समान है, तो वास्तव में जो ये अनुपात दिया हुआ है ये अनुपात है किसका? ये अनुपात है घनत्व का। क्योंकि जब आयतन समान है या फिर जब एकांक आयतन होता है तो एकांक आयतन पर जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है कि समान आयतन के भारों का अनुपात, ये अनुपात किसका दिया हुआ है? घनत्व का अनुपात दिया हुआ है। और यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जो ये 3:4:7 है ये किसका अनुपात दिया हुआ है? आयतन का अनुपात दिया हुआ है। हमें तो प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि भार का जो, हम सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि जो भार है उसका अनुपात क्या होगा। तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि जो मिश्र धातु 130 किलोग्राम की है उसमें ए धातु का भार कितना है। तो अब अगर हमें भार निकालना है यानी कि हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान का सूत्र आपको पता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि घनत्व बराबर किसके होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन के। तो यहाँ से अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो हम आयतन का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द्रव्यमान का जो सूत्र है वो किसके बराबर आ जाएगा? द्रव्यमान बराबर आ जाएगा घनत्व मल्टीप्लाई आयतन के। तो यहाँ पर अगर हम घनत्व और आयतन के अनुपात का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये जो समान आयतन के भारों का अनुपात दिया हुआ है ये वास्तव में घनत्व का ही अनुपात है और यहाँ पर आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? घनत्व गुणा आयतन करना है, जिससे कि क्या आ जाए? यहाँ पर द्रव्यमान का अनुपात आ जाए। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि यहाँ पर तीन मिश्र धातु है, मिश्र धातु ए, मिश्र धातु बी और मिश्र धातु सी। आपको पता है कि अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो हमें क्या करना होगा? घनत्व का गुणा हमें आयतन से करना होगा। मास इक्वल बराबर, मतलब मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणा आयतन होता है। तो यहाँ पर हम आयतन का अनुपात भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम घनत्व का अनुपात भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर समझ में आ गया है कि जो समान आयतन के भार का अनुपात होता है वो वास्तव में घनत्व ही होता है। तो यहाँ पर आयतन का जो अनुपात है वो तो कितना है? 3:4:7 है और घनत्व का अनुपात कितना है?
5:2:6 है। अगर हमें यहाँ पर भार का अनुपात निकालना है, यानी कि हमें ये द्रव्यमान पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये अनुपात है इनका हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना कि अगर द्रव्यमान निकालना होता है तो हम घनत्व गुणा आयतन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो हम यहाँ पर घनत्व गुणा आयतन कर देंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 15 अनुपात, यहाँ पर इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 42। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो द्रव्यमान का अनुपात आया है, मिश्र यहाँ पर जो धातु ए बी सी ली थी जिनसे मिश्र धातु बनाई जाएगी, तो उसमें यहाँ पर जो भार का अनुपात है वो कितना है, 15:8:42 है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर जो भार का अनुपात है वो 15:8:42 है। तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मिश्र धातु बनाई गई है, मिश्र धातु ए बी और सी से, यानी कि जो मिश्र धातु बनाई गई है वो धातु ए और धातु बी और धातु सी से बनाई गई है, और वो कितने किलोग्राम की है, 130 किलोग्राम की है। और उसमें हमें ये पता लगाना है कि ए धातु का भार कितना है, और आपको भार का अनुपात भी पता है। ए धातु का जो भार का अनुपात है वो कितना है, 15 यूनिट है, और बी धातु का जो भार है वो कितना है, 8 यूनिट है, और सी धातु का जो भार है वो 42 यूनिट है। लेकिन ये यूनिट में वैल्यू दी हुई है, हमें तो आंसर किलोग्राम में देना है। तो आपको पता है कि तीनों का कुल मिलाकर जो यहाँ पर भार दिया हुआ है, क्योंकि मिश्र धातु जो बनाई गई है वो तो तीनों धातु से बनाई गई है, तो यहाँ पर ये तीनों जो ये अनुपात दिए हुए हैं तीनों धातुओं के 15:8:42, हमें इस अनुपात का टोटल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये 130 किलोग्राम दिया हुआ है ये मिश्र धातु का भार दिया हुआ है। तो यहाँ पर 15 + 8 + 42 कितना होगा, ये तो आपको पता है कि ये तो 65 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो द्रव्यमान का हमने यहाँ पर टोटल अनुपात निकाला है ये 65 यूनिट है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पर 130 किलोग्राम दिया हुआ है वजन, ये किसके बराबर होगा, 65 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम। तो यहाँ से अब हमें ये पता लगाना है कि जो मिश्र धातु बनाई गई है वो 130 किलोग्राम की है, लेकिन उसमें जो ए धातु है उसका भार कितना है, तो ए धातु का भार तो 15 यूनिट है। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम है, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 यूनिट होगा 30 किलोग्राम के बराबर। यहाँ पर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो बी धातु है उसका भार कितना होगा, क्योंकि 8 यूनिट होगा उसका, और 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा, 16 किलोग्राम के होगा। और यहाँ पर हम सी धातु का भी भार निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 42 यूनिट होगा, और 42 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब 1 यूनिट बराबर 2 किलोग्राम है तो 42 यूनिट होगा 84 किलोग्राम के। लेकिन प्रश्न में तो पूछा गया है केवल यहाँ पर जो ए धातु है उसका भार कितना होगा, तो ए धातु का भार होगा 30 किलोग्राम, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 30 किलोग्राम, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, अपने सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है ना वो अपनी सामान्य गति से नहीं चल रहा है, सामान्य गति के 5/8 पर चल रहा है, और फिर क्या होता है, वह व्यक्ति कार्यालय में जब पहुँचता है तो उसको 45 मिनट की देरी हो जाती है। और प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं सामान्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं वर्तमान। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं चाल। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति सामान्य चाल से नहीं चलता है, सामान्य चाल के 5/8 से गति करता है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 8 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मान रहे हैं सामान्य चाल, यानी कि 8 यूनिट क्या है, सामान्य चाल है। और अगर आप 8 का 5/8 निकालोगे तो फिर ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 5 यूनिट के बराबर। तो आपको ऐसा समझना है कि अगर व्यक्ति की सामान्य चाल हम यहाँ पर 8 यूनिट मान रहे हैं, और व्यक्ति सामान्य चाल से नहीं चल रहा, सामान्य चाल के 5/8, यानी कि अगर बट्टे में 8 लिखा हुआ है इसको हमने माना है सामान्य चाल, तो यहाँ पर जो ये ऊपर 5 लिखा हुआ है अंश में, ये क्या होगी, वर्तमान चाल होगी। यानी कि सामान्य चाल का जो 5/8 होगा वो कितना होगा, 5 यूनिट होगा। आप ऐसे समझिए कि व्यक्ति अगर सामान्य चाल से चलता तो 8 यूनिट चाल से चलता, लेकिन सामान्य चाल से नहीं चल रहा है, सामान्य चाल का 5/8 यानी कि 5 यूनिट चाल से चल रहा है, तो वर्तमान चाल उसकी कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई।
इस तरह से आपको ये समझना है। तो अब आप ये समझिए कि अगर व्यक्ति सामान्य चाल से चलता, तब भी तो वह व्यक्ति घर से कार्यालय ही जा रहा था। अगर उसकी चाल 8 यूनिट होती तो भी वह कार्यालय ही जा रहा था, और अगर अब उसने चाल अपनी कम कर भी दी है, 8 से 5 कर दी है, तो भी वह उस स्थिति में कार्यालय ही जा रहा है और कार्यालय पहुंचने में उसको 45 मिनट की देरी हो रही है। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पर हमने चाल का अनुपात निकाला है 8:5, और ये जो चाल का अनुपात है ये सामान्य चाल और वर्तमान चाल के बीच का अनुपात है। और आपको ये भी पता है कि दूरी तो समान ही है, यानी कि दूरी दूरी कौन सी है, घर से कार्यालय तक जाना, यही तो दूरी है जिसमें पहुंचने में उस व्यक्ति को 45 मिनट की देरी भी हो जाती है। अगर यदि व्यक्ति सामान्य चाल से ही चलता है तो वह देरी से नहीं पहुंचता, लेकिन उसने क्या किया, सामान्य चाल से वह व्यक्ति नहीं चला है और उसने अपनी चाल को कम कर दिया है, और इसी कारण उसको 45 मिनट की देरी हो गई। लेकिन दूरी वही है जितनी दूरी उसको पहले तय करनी थी। अगर दूरी समान है ना यहाँ पर, तो आप समय का अनुपात भी निकाल सकते हो। आपने यहाँ पर चाल का अनुपात तो निकाल ही लिया है, 8:5 है, तो समय का अनुपात जो होगा वो चाल के अनुपात का उल्टा होगा, और हम लिख सकते हैं समय के अनुपात को 5:8। लेकिन हम ये चाल के अनुपात को उल्टा करके जो समय का अनुपात लिख रहे हैं ना, ये उस स्थिति में ही लिख सकते हैं जब दूरी यहाँ पर समान हो। दूरी यहाँ पर क्या दी हुई है, घर से कार्यालय तक जाना, यही दूरी तय की जा रही है, चाहे सामान्य चाल से तय की जाए या फिर सामान्य चाल के 5/8 से तय की जाए, यहाँ पर दूरी तो समान ही है। तो अब आप ये समझिए कि जब व्यक्ति सामान्य चाल से चलता, यानी कि 8 यूनिट चाल से चलता, तो उस स्थिति में तो उसको समय कितना लगता, 5 यूनिट समय लगता। लेकिन उसने चाल को कम कर दिया और 8 से कितनी हो गई, 5 हो गई। तो उस स्थिति में आप ये भी देख सकते हो कि अगर चाल को कम किया गया है तो यहाँ पर समय भी अधिक लग रहा है, यानी कि पहले समय लग रहा था 5 यूनिट, लेकिन जैसे ही चाल में कमी की गई तो उस स्थिति में समय भी यहाँ पर अधिक लग रहा है। और कितना अधिक लग रहा है, ये 3 यूनिट अधिक लग रहा है। यानी कि व्यक्ति को पहुंच जाना था, अगर व्यक्ति सामान्य चाल से ही चलता तो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता 5 यूनिट समय में ही, लेकिन अगर उसने चाल को कम कर दिया है तो वह 3 यूनिट जो है वो लेट पहुंचेगा, यानी कि 3 यूनिट समय अधिक लेगा। पहले 5 यूनिट में ही पहुंच जाता अगर सामान्य चाल से चलता, लेकिन चाल में परिवर्तन किया है तो समय में भी परिवर्तन हो गया है, और समय यहाँ पर कितना हो गया है, 8 यूनिट हो गया है। तो यहाँ पर जो ये 3 यूनिट का डिफरेंस आया है, ये यहाँ पर 45 मिनट का आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो चाल में परिवर्तन किया है उसके कारण 45 मिनट की देरी हो गई है। तो यहाँ पर 3 यूनिट समय अधिक लगा है, यही तो 45 मिनट के बराबर होगा। और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर होगा यहाँ पर 15 मिनट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर होगी, 15 मिनट के बराबर होगी। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। तो आपको ये पता है ना कि सामान्य समय, तो सामान्य चाल से अगर व्यक्ति चला होता तो ही तो सामान्य समय लगता, यानी कि सामान्य चाल थी 8 यूनिट और सामान्य समय क्या है, 5 यूनिट। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो सामान्य समय की ज्ञात करनी है। तो सामान्य समय कितना है, 5 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 15 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 5 में 15 का ही तो गुणा किया जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 75 मिनट। और अगर प्रश्न में पूछा जाता कि चाल को कम करने के बाद, यानी कि सामान्य गति के 5/8 चाल से चलते हुए व्यक्ति को कितना समय लगेगा, तो व्यक्ति को समय लगता 8 यूनिट का, क्योंकि 45 मिनट की देरी हो गई ना। वैसे तो व्यक्ति 75 मिनट में ही पहुंच जाता, लेकिन 45 मिनट की देरी हो गई तो व्यक्ति को फिर कितना समय लगेगा, 8 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी होती। तो यहाँ पर हमें 15 का ही गुणा करना होता, और यहाँ पर ये वैल्यू आती 120 मिनट की। और अगर हम 75 में 45 भी जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर 120 मिनट ही आता है। लेकिन प्रश्न में सामान्य समय पूछा गया था, तो सामान्य समय तो 75 मिनट है, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 900 रुपये 4% वार्षिक दर से और 1100 रुपये 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाना पड़ा। समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति है, उसने रुपये उधार लिए, साधारण ब्याज पर उधार लिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए उसने 900 रुपये उधार लिए जो कि 4% वार्षिक दर पर लिए, और 1100 रुपये भी उधार लिए और 5% वार्षिक दर पर लिए, और कुल मिलाकर जो उसको ब्याज देना हुआ वो कितना देना हुआ, 364 रुपये। लेकिन अभी हमें प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि समय अवधि क्या होगी, यानी कि उसने कितने समय के लिए रुपये उधार लिए थे जिससे कि उसने 364 रुपये तो साधारण ब्याज के रूप में चुकाए हैं। तो हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो अब
आप ये समझिए कि अगर 900 रुपये मूलधन है और 4% वार्षिक दर है तो फिर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 900 का 4% निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। या फिर आप यहाँ पर जो साधारण ब्याज का सूत्र है ना उससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर साधारण ब्याज निकालोगे, लेकिन हम यहाँ पर 1 वर्ष का ही ब्याज निकाल रहे हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं तो आपको सूत्र पता है कि हम यहाँ पर मूलधन गुणा आर गुणा यहाँ पर समय और बट्टे में होता है 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना रखेंगे, पहली स्थिति के लिए 900 रुपये है, दर यहाँ पर कितनी है 4% है, वार्षिक है, और समय यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 यूनिट यानी कि 1 वर्ष ले रहे हैं, तो बट्टे में हम यहाँ पर 100 लिखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 1 वर्ष का जो ब्याज है ना वो कितना आ जाएगा, 9 का गुणा 4 से होगा तो ये आ जाएगा 36 यूनिट। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर 900 रुपये मूलधन है तो 1 वर्ष का ब्याज 900 रुपये मूलधन है और 4% वार्षिक दर है तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 36 यूनिट। उसी प्रकार हम यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज उस स्थिति में भी निकाल सकते हैं जब मूलधन हो 1100 यूनिट और यहाँ पर दर दी हो 5%। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और समय तो हम 1 वर्ष ही लिखेंगे क्योंकि 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल रहे हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 11 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 55 यूनिट। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पहली स्थिति में साधारण ब्याज कितना है 36 यूनिट है और दूसरी स्थिति में ब्याज कितना आया है 55 यूनिट आया है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि साधारण ब्याज हमने 2 स्थितियों में निकाला है। जब हमने यहाँ पर मूलधन 900 लिया और यहाँ पर दर 4% ली तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 36 रुपये आया। फिर आप देखिए दूसरी स्थिति क्या थी, 1100 रुपये मूलधन था और दर यहाँ पर 5% थी और 1 वर्ष का ब्याज निकाला तो वो कितना आया 55 यूनिट आया। तो यहाँ पर 55 रुपये आया। अगर हम यहाँ पर 1 वर्ष का कुल ब्याज निकालेंगे तो फिर कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर 55 में 36 जोड़ेंगे तो ये आपको पता है कि यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 91 रुपये आ जाएगा। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 91 रुपये है और आपको पता है कि ये साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए जो ब्याज होगा ना वो समान ही होगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 91 रुपये है ना तो 2 वर्ष का अगर हमें ब्याज निकालना है तो हम 91 गुणा 2 करेंगे क्योंकि दूसरे वर्ष का ब्याज भी 91 रुपये ही होगा। तो यहाँ पर दूसरे 2 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। लेकिन अब आपको ये पता है कि कुल ब्याज तो हमें कितना लेकर आना है 364 लेकर आना है, लेकिन 2 वर्षों का ब्याज तो कितना आया है 182 आया है। जब हमें ये पता है कि 1 वर्ष का ब्याज अगर 91 रुपये है और अगर हम यहाँ पर 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या 364 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि समय अवधि क्या होगी, यानी कि कितने समय के लिए ये धन उधार लिया गया है कि जिसमें हमें ब्याज कितना चुकाना हुआ 364 रुपये चुकाना हुआ। तो वह समय अवधि क्या है 4 वर्ष की है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज निकाला था जो कि कितना आया था 91 रुपये आया था और हमें ये पता है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष का जो ब्याज होगा वो 91 रुपये ही होगा और 91 इस प्रकार से जुड़कर 4 वर्ष में कुल कितना ब्याज हो जाएगा 364 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, समय अवधि यहाँ पर 4 वर्ष की आई है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है 640 रुपये में तो व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। तो यहाँ पर अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि अगर वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि वस्तु को खरीदा कितने में गया है। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 15% की हानि हो रही है तो 15% का सबसे पहले तो हम भिन्न रूप निकालेंगे। तो यहाँ पर 15 है और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम बट्टे में लिखेंगे 100। तो प्रतिशत जो है यहाँ पर 15% है वो किसके बराबर हो जाएगा 15/100 के बराबर हो जाएगा और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/20 के बराबर। तो 15% किसके बराबर है, यहाँ पर ये 15% किसके बराबर है
3/20 के बराबर है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है, बट्टे में जो 20 लिखा हुआ है, ये अगर हम क्या माने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ये हानि दी हुई है ना 15%, ये विक्रय मूल्य पर हानि दी हुई है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है, ये तो हमें मानना होगा क्या, विक्रय मूल्य। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 20 का 15% होता है 3 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हमने विक्रय मूल्य 20 यूनिट माना है ना, तो हानि तो कितने की हो रही है, 3 यूनिट की हानि हो रही है। और 3 यूनिट की हानि तो तभी हो सकती है जब वस्तु को खरीदा तो 23 यूनिट में जाए, लेकिन बेचा जाए 20 यूनिट में। उस स्थिति में यहाँ पर 3 यूनिट की हानि होगी। यानी कि जब यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 3 यूनिट अधिक होगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर 15% की हानि होगी। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो यहाँ पर 15% दिया हुआ था, उसको हमने भिन्न में बदला, जो कि किसके बराबर आया, 3/20 के बराबर आया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ये 15% हानि दी हुई है, ये विक्रय मूल्य पर दी हुई है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है, ये हमें विक्रय मूल्य ही मानना होगा। और फिर हमने 20 का 15% निकाला, जो कि किसके बराबर आया, 3 के बराबर आया। तो यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, 3 यूनिट की हो रही है। अगर 3 यूनिट की हानि है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 23 यूनिट में उस वस्तु को खरीदा गया है और 20 यूनिट में उस वस्तु को बेच दिया गया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार 15% का हमने यूज लिया और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की यूनिट में वैल्यू निकाली। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए कि जो ये 640 रुपये दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है क्या विक्रय मूल्य है, ये है विक्रय मूल्य। प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई है। यानी कि जब वस्तु को बेचा गया है 640 रुपये में, उस स्थिति में हानि हुई है। तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20 यूनिट और यहाँ पर कितना है, ये 640 रुपये है। तो 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 640 रुपये के बराबर है। और हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है 23 यूनिट की वैल्यू। तो 20 यूनिट यहाँ पर 640 के बराबर है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से 32 का गुणा किया गया होगा, तभी तो 20 गुणा 32 करने पर 640 आया है। तो यहाँ पर भी हमें 23 में 32 का ही गुणा करना होगा, जिससे कि हमें ये तो पता लगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमें 23 गुणा 32 करना होगा। तो आपको पता है कि 32 तिया 96 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। और 64 में जब आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 73। और यहाँ पर जो ये क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 736 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि 736 रुपये में उस वस्तु को खरीदा गया था, और जब उस वस्तु को 736 से कम मूल्य यानी कि 640 रुपये में बेच दिया गया ना, तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई। तो हमें यहाँ से अब इतना तो पता लग गया है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्रय मूल्य है 736 रुपये। अब आगे हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है। प्रश्न में आगे लिखा हुआ है कि वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का अब लाभ प्राप्त करना है। पहले तो हानि हुई थी, लेकिन अब लाभ प्राप्त करना है। लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन लाभ कितना होना चाहिए, 15% का होना चाहिए और क्रय मूल्य पर होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाभ 15% का दिया हुआ है, तो हम 15% को जब भिन्न रूप में बदलते हैं तो हमें लिखना होता है 15/100। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 3/20 के बराबर। तो 15% किसके बराबर है, 15% है 3/20 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये लाभ दिया हुआ है 15%, ये क्रय मूल्य पर दिया हुआ है। तो बट्टे में जो 20 लिखा हुआ है ना, इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। लेकिन आपने पहले ध्यान दिया था कि जब हमने 15% की हानि को भिन्न में बदला था, यहाँ पर 15% बराबर 3/20 आया था और विक्रय मूल्य पर हानि थी, तो हमने जब उस स्थिति में ये 20 यूनिट को क्या माना था, विक्रय मूल्य माना था। लेकिन अब जो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, ये क्रय मूल्य पर दिया हुआ है, तो बट्टे में जो 20 लिखा हुआ है इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। और यहाँ पर देखिए 20 का 15% किसके बराबर होगा, 3 यूनिट के बराबर होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 3 यूनिट का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 3 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो वस्तु को फिर बेचा कितने में गया होगा, 23 यूनिट में बेचा गया होगा। यानी कि 20 यूनिट की वस्तु खरीदी गई है और खरीदने के बाद उसको
कितने में बेचा गया है, 23 यूनिट में बेचा गया है। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है, 3 यूनिट का लाभ हुआ है, यानी कि 15% का यहाँ पर लाभ होगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमें यहाँ पर 23 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी, क्योंकि हमने अभी निकाली थी कि क्रय मूल्य कितना आया है, 736 रुपये आया है। तो यहाँ पर जो ये 20 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 736 के बराबर है। और हमें ज्ञात करनी है कि 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो अब आपको ये पता है कि जो 20 यूनिट है वो किसके बराबर है, 736 के बराबर है। तो जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 736 बट्टे 20। तो आपको ये पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 736 बट्टे 20 के बराबर है। और हमें 23 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ पर 23 का गुणा करना होगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर 736 बट्टा है 20, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 23 यूनिट की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 20 लिखा हुआ है और ये 736 है, तो हम यहाँ पर कौन से पहाड़े से काटे, हम यहाँ पर 4 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काट सकते हैं। तो यहाँ पर 4 पंच 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 अठू 32, और ये आ जाएगा 4 चौक 16। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, 184 गुणा 23 तो करना ही होगा। 184 गुणा 23 हम यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं। आपको पता है कि 23 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9। अगर हम 23 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम जल्दी से पता लगा लेते हैं। 8 तिया 24 होगा, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा 184 के बराबर। तो 23 गुणा 8 करने पर तो कितना आता है, 184 आता है। और 184 में अगर 9 जोड़ा जाएगा तो 193 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 19। 23 का गुणा 1 से करेंगे तो 23 ही आएगा, और फिर हम अगर 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है कि ये तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो यहाँ पर जो 184 गुणा 23 करने पर आया है वो कितना आया है, 4232 आया है। लेकिन अभी यही आंसर नहीं है, इसमें हमें 5 से भाग भी देना होगा। तो अब हम जल्दी से भाग दे लेते हैं। तो 5 अठू 40 होगा, और यहाँ पर आएगा ये 23, तो 5 चौक 20, और यहाँ पर फिर 32, तो 5 छिंग 30, और यहाँ पर दशमलव, और ये आ जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो उसमें आंसर लिखा हुआ वो यही है, 846.4 या फिर 846 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 रुपये में बेचा जाएगा। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 3200 रुपये है, और वस्तु पर क्रमिक छूट दी जा रही है। पहली छूट दी गई है, तो यहाँ पर पहली छूट देने के बाद जो मूल्य आएगा उस मूल्य पर दूसरी छूट दी जाएगी, और यहाँ पर जो अंतिम रूप से मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 2448 रुपये आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पहली छूट तो दी हुई है कि कितनी है, 10% है। तो यहाँ पर 10% की छूट दी गई है, लेकिन प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि ये दूसरी छूट कितनी होगी। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जब पहली छूट हमें पता है तो हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि पहली छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 3200 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, और 10% की छूट दी जा रही है। तो 3200 का 10% तो हमें निकालना ही होगा, और आपको तो ये पता ही होगा कि ये किसके बराबर होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 32 का गुणा अगर 10 से किया जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 320 रुपये आ जाएगा। तो 3200 रुपये अगर वस्तु का मूल्य है और 10% की छूट दी जाती है, तो वास्तव में कितने रुपए की छूट दी जाती है, 320 रुपये की छूट दी जाती है। तो 3200 पर अगर 320 रुपये की छूट दी जाती है तो वस्तु का फिर मूल्य कितना होगा, हमें क्या करना होगा, इसके लिए 3200 में से हमें 320 घटाना होगा, तो ही तो हमें पता लगेगा कि वस्तु का मूल्य कितना हो गया है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर भी 8 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो वस्तु का मूल्य जो है वो 3200 से कितना हो जाएगा, 2880 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2880 रुपये। तो अब आप ये देखिए कि 2880 रुपये यहाँ पर मूल्य था, लेकिन इस मूल्य पर ही छूट दी गई थी, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने % की छूट दी गई है। लेकिन हमें ये तो पता है कि छूट देने के बाद
बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया है, 2448 रुपए हो गया है। तो हम यहाँ पर ये तो पता लगा सकते हैं ना कि कितने रुपए की छूट दी गई है। हमें ये नहीं पता कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, लेकिन ये तो पता लगाया जा सकता है कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो 2880 में से अगर हम यहाँ पर 2448 घटाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है वो कितने रुपए की दी गई है, 432 रुपए की छूट दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 432 रुपए की छूट दी गई है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 2880 रुपए यहाँ पर जो मूल्य आया था वो 3200 में 10% की छूट देने के बाद आया था। और आपको ये भी पता है कि ये क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट है तो यहाँ पर जो दूसरी छूट दी जाएगी, ये यहाँ पर जो ये मूल्य आया है 2880 रुपये, इस मूल्य पर छूट दी जाएगी। अब आपको ये तो पता है ना कि कितने रुपए की छूट दी गई है, 432 रुपये की छूट दी गई है। तो अब हम आंसर परसेंट में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि छूट कितने की दी गई है, 432 रुपये की दी गई है। हमें ये भी तो पता है कि किस मूल्य पर छूट दी गई है, 2880 रुपये पर दी गई है। तो यहाँ पर हम बट्टे में लिखेंगे 2880 और मल्टीप्लाई तो हमें करना होगा 100 से, क्योंकि आंसर हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 से 0 काट सकते हैं और हम इसको आगे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 72 और यहाँ पर आ जाएगा 108। अब हम यहाँ पर 36 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं। तो 36 के पहाड़े में 3 बार में क्या आएगा, 108 आएगा और 36 दूनी 72 होगा। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि यहाँ पर हमने 1 0 तो काट ही दी थी, तो 2 से यहाँ पर हम 10 काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, और 5 का गुणा अगर 3 से किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा ये 15%। आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, हमको पता है कि 432 की छूट दी गई है और यहाँ पर हमें पता है कि किस मूल्य पर छूट दी गई है, 2880 रुपये पर दी गई है। मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है, आप दिए गए ऑप्शन में देख सकते हो। तो 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 4 के पहाड़े से कट जाएगी। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 108 और यहाँ पर आ जाएगा 72। फिर ये दोनों संख्याएं 36 के पहाड़े से काटी जा सकती है, तो 72 कटेगा 2 बार, 108 कटेगा 3 बार, 2 के पहाड़े से यहाँ पर 10 कट जाएगा और ये कटेगा 5 बार, और 5 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे ना तो फिर आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15%। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया था कि 2 क्रमिक छूट दी जाती है, जबकि पहली छूट यहाँ पर दी हुई थी 10%। हमें ज्ञात करना था कि दूसरी छूट क्या होगी, तो दूसरी छूट यहाँ पर आई है 15% और यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा।